मध्य प्रदेश तत्ववान करंट अफेयर्स में अब हम आगे के जो चैप्टर हैं उनको देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला चैप्टर है नवीनतम जिलों का गठन, जो नए 3 जिले बनाए गए हैं कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। 53वां जिला बना है मऊगंज, जो कि रीवा संभाग से संबंधित है ना मऊगंज। तो इसके बारे में देखते हैं। मऊगंज जिले का राजपत्र जो है 13 अगस्त 2023 को प्रकाशित किया गया, जिसके उपरांत यह नवीन जिले के रूप में गठित हो गया है। रीवा जिले से अलग कर मऊगंज को नवीन जिला बनाया गया है। तो एक पॉइंट याद रखना है कि किस जिले से अलग हुआ है, रीवा जिले से अलग हुआ है। और इसका जो घोषणा पत्र है कब निकाला गया था, राजपत्र 13 अगस्त 2023 को। जिले का गठन मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी नामक तहसीलों को शामिल करके किया गया है। और जिले के पश्चिम में रीवा जिला, दक्षिण में सीधी जिला, जिले के पूर्व में पूर्वी तथा उत्तरी सीमा पर उत्तर प्रदेश राज्य से स्पर्श करता है। तो जो नया जिला बना है ना मऊगंज, वो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। इसके प्रथम कलेक्टर अजय श्रीवास्तव बनाए गए हैं। और प्रमुख पर्यटन स्थल में मऊगंज में आपको बहुटी जलप्रपात देखने को मिलेगा, देव तालाब का शिव मंदिर देखने को मिलेगा मऊगंज में। अब हम 54वां जिला जो है उसकी बात कर लेते हैं। कौन सा है 54वां जिला? है पांडुरना। 54वां जिला है पांडुरना, जो कि छिंदवाड़ा से अलग होकर बना है। तो ये छिंदवाड़ा से पृथक होकर बना है। और 5 अक्टूबर 2023 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। कब? 5 अक्टूबर 2023 को। छिंदवाड़ा जिले को पृथक कर पांडुरना एवं सौंसर नामक तहसीलों को शामिल करके इस जिले को बनाया गया है। इसकी पूर्वी सीमा छिंदवाड़ा एवं नागपुर से, पश्चिम सीमा बैतूल से लगती है। अर्थात ये महाराष्ट्र से भी लगता है ना, महाराष्ट्र से लगता है। प्रथम कलेक्टर अजय देव वर्मा बनाए गए हैं। और पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो गोटमार मेला लगता है पांडुरना जिले में। पहले छिंदवाड़ा में लगता था, अब छिंदवाड़ा से अलग होकर पांडुरना बन गया है, तो पांडुरना जिले में लगता है। जाम सावली का हनुमान मंदिर जो है वो पांडुरना जिले में ही है। 55वां मैहर जिला जो है वो रीवा संभाग में से अलग होकर बना है। 55वां मैहर किससे? सतना जिले से अलग होकर बना है सब मैहर जिला। मैहर जिले का गठन की अधिसूचना जो है वो 5 अक्टूबर 2023 को की गई। सतना जिले से अलग होकर बनाया गया है। इस जिले की पश्चिमी सीमा पन्ना जिले से तथा दक्षिणी सीमा कटनी, उमरिया और शहडोल से लगती है। साथ ही इस जिले की पूर्वी सीमा सीधी एवं रीवा जिले से स्पर्श करती है और उत्तरी सीमा सतना जिले से स्पर्श करती है। इस जिले में अमरपाटन, रामनगर एवं मैहर नामक तहसीलों को शामिल किया गया है। इसमें जो पर्यटन स्थल हैं मां शारदा मंदिर और मुकुंदपुर चिड़ियाघर, मां शारदा मंदिर और मुकुंदपुर चिड़ियाघर इसमें शामिल हैं। तो पहले जो सतना जिले में मैहर था वो अब मैहर अलग जिले के रूप में स्थापित कर दिया गया है। इन जिलों के गठन के बाद जो स्थिति है वो अब इस प्रकार है कि अब रीवा संभाग में शामिल जिलों की संख्या हो गई है 6। पहले रीवा संभाग में 6 जिले हुआ करते थे। वहीं जबलपुर संभाग में जिलों की संख्या 9 हो गई है। और महाराष्ट्र की सीमा से स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या हो गई है 10। पहले 9 हुआ करती थी, अब 10 हो गई है। और उत्तर प्रदेश से 14 जिले सीमा बनाने लगे हैं। पांडुरना के गठन के बाद क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला बन गया है शिवपुरी। तो पहले छिंदवाड़ा हुआ करता था, अब शिवपुरी सबसे बड़ा जिला है। मध्य प्रदेश में मैहर सहित अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 हो गई है। तो अंतर्वर्ती जिले कितने हो गए हैं? 18 हो गए हैं। रामसर साइट्स की बात कर लेते हैं। तो सिरपुर तालाब इंदौर में है, जो इसे वर्ष 2022 में रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। होलकरों द्वारा निर्मित सिरपुर तालाब इंदौर जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह प्रदेश का सबसे छोटी रामसर साइट होगी। तो रामसर साइट्स देख रहे हैं हम। सिरपुर तालाब जो है इंदौर का, इसे रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। कब? 2022 में। कहाँ पर है? इंदौर में है। ये चीज याद रखनी है। यशवंत सागर जो है इंदौर का, इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। यशवंत सागर शुभेद सारस क्रेन का प्रमुख आवास क्षेत्र माना जाता है और इंदौर में स्थित चौथी रामसर साइट है। सांख सागर झील जो कि शिवपुरी में है, मध्य प्रदेश में भोजताल के बाद दूसरी रामसर साइट है। इसे 2022 में घोषित किया गया है। और इस झील का निर्माण माधवराव सिंधिया ने शिवपुरी में कराया था। सांख सागर झील का किसने कराया था? माधवराव सिंधिया ने।
भोज वेटलैंड जो कि भोपाल में है, इसे 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया है, जो प्रदेश की पहली रामसर साइट है। इस झील का निर्माण राजा भोज द्वारा भोपाल में कराया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर साइट है और देश में अब तक रामसर साइट्स की संख्या 80 हो गई है। देखो, सिरपुर तालाब इंदौर, यशवंत सागर इंदौर, सांख्य सागर झील शिवपुरी और भोज वेटलैंड भोपाल याद रखना है। अब हम देख लेते हैं, ग्वालियर यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज की सूची में शामिल हुआ है। तो क्या किया है यूनेस्को ने? यूनेस्को के द्वारा रचनात्मक शहरों के नेटवर्क क्रिएटिव सिटीज की सूची जारी की जाती है। इस सूची में 55 क्रिएटिव शहरों को शामिल किया गया है। इन 55 क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के 2 शहरों को भी जगह मिली है। ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, तो केरल के कोझिकोड शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब दिया गया है। तो 2 शहर याद रखने, एक तो ग्वालियर और एक केरल का कोझिकोड। रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की सूची की घोषणा 31 अक्टूबर यानी वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर की गई थी और सिटी ऑफ म्यूजिक बनने वाला ग्वालियर भारत का तीसरा शहर है। इससे पहले यूनेस्को ने वर्ष 2015 में वाराणसी को एवं 2017 में चेन्नई को दर्जा दिया है और तीसरा बन गया है ग्वालियर। यूनेस्को द्वारा रचनात्मक शहरों के नेटवर्क का कार्यक्रम वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया और यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क शहरों की रचनात्मकता के आधार पर 7 श्रेणियों में नामित करता है: शिल्प और लोक कला, मीडिया कला, फिल्म डिजाइन, पाक कला और संगीत साहित्य। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के यूसीसीएन में अब तक भारत के कुल 8 शहरों को शामिल किया जा चुका है, जिसमें 2023 में ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में 2023 में और कोझिकोड को साहित्य शहर के रूप में 2023 में शामिल किया गया है। इससे पहले श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला के क्षेत्र में और हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में 2019 में शामिल किया गया था। मुंबई को फिल्म सिटी के रूप में, चेन्नई को संगीत शहर के रूप में, जयपुर को शिल्प एवं लोक कला के क्षेत्र में और वाराणसी को संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं जीआई टैग की। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से भौगोलिक संकेतक हैं, ये सिलेबस में अलग से लिख दिया गया है ना, तो इसको तो विशेष रूप से याद करके जाना है। क्या होता है जीआई टैग? जीआई टैग एक भौगोलिक संकेतक होता है जो किसी उत्पाद को दिया जाता है, वहां के प्रोडक्ट को दिया जाता है, उसमें कुछ भौगोलिक विशेषताएं होती हैं। इस कारण से राष्ट्रीय स्तर पर यह टैग वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है, जिसे सितंबर 2003 में लागू किया गया है। किसी एक क्षेत्र में कोई विशेष प्रकार का उत्पाद बनता हो या उसकी पैदावार होती हो और उस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं के कारण उस उत्पाद की गुणवत्ता विशेष रहती हो और अन्य स्थानों पर ऐसा गुणवत्तापूर्ण उत्पाद ना हो, तब उस क्षेत्र के लिए विशेष उक्त उत्पाद को कानूनी मान्यता दी जाती है। वर्ष 2004 में दार्जिलिंग चाय जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद बना था। तो सबसे पहले किसे जीआई टैग मिला था? 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिला था। अब हम मध्य प्रदेश के देख लेते हैं। मुरैना जिले की जो गजक है, इसे जीआई टैग मिला है 2022-23 में। किसको? मुरैना जिले की गजक को। और ये जो टॉपिक है हमारी किस यूनिट से संबंधित है? मध्य प्रदेश का जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उसकी यूनिट 6 से संबंधित है, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों में प्रगति। तो मुरैना की गजक को 2022-23 में, और उज्जैन की बटीक प्रिंट को, जो उज्जैन की बटीक प्रिंट है, इसको भी 2022-23 में जीआई टैग दिया गया है। रतलाम के रतलामी सेव को 2014-15 के लिए में जीआई टैग दिया गया था, रतलामी सेव को। झाबुआ जिले के कड़कनाथ मुर्गा को 2018-19 में जीआई टैग दिया गया था और इंदौर के जो चमड़े के खिलौने हैं उनको 2009 में जीआई टैग दिया गया है। पत्थर शिल्प संगमरमर के लिए जबलपुर के जो पत्थर शिल्प संगमरमर है उसको 2022-23 में जीआई टैग दिया गया। और बालाघाट का जो चिन्नौर चावल है इसको भी जीआई टैग मिला है 2021-22 में, बालाघाट का चिन्नौर चावल। बालाघाट की जो हैंडलूम साड़ियां हैं ना, इनको भी जीआई टैग दिया गया है 2022-23 में। और डिंडोरी जिले की लोह शिल्प को जीआई टैग दिया गया है 2022-23 में। रीवा जिले का सुंदरजा आम और दतिया और टीकमगढ़ को संयुक्त रूप से बेल मेटल वेयर के लिए दिया गया है।
तो बेल मेटल वेयर के लिए जीआई टैग दिया गया है। ग्वालियर में जो हस्त निर्मित कालीन होती है ना, उसके लिए भी जीआई टैग दिया गया है। तो देखो एक बार देखें, मुरैना की गजक, उज्जैन का बटीक प्रिंट, रतलामी सेव, कड़कनाथ मुर्गा, झाबुआ, चमड़े के खिलौने इंदौर, पत्थर शिल्प संगमरमर जबलपुर, चिन्नौर चावल बालाघाट, हैंडलूम साड़ियाँ बालाघाट, लोह शिल्प डिंडोरी, सुंदरजा आम रीवा, और टीकम और दतियागढ़ के लिए संयुक्त रूप से बेल मेटल बियर, और ग्वालियर हस्त निर्मित कालीन के लिए दिया गया है। देखो गौड़ पेंटिंग के लिए दिया गया था 2022-23 में, तो गौड़ पेंटिंग के लिए भी जीआई टैग दिया गया है। गौड़ पेंटिंग के लिए जीआई टैग दिया गया है। बाघ प्रिंट के लिए जीआई टैग 2008-9 में दिया गया था। सरबती गेहूं, चंदेरी साड़ी, महेश्वर साड़ी, और महुआ देशबानी पान जो है, ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। महुआ देशबारी पान और नागपुरी संतरे को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को संयुक्त रूप से दिया गया है, नागपुरी संतरे को। तो गौड़ पेंटिंग, बाघ प्रिंट, सरबती गेहूं, चंदेरी साड़ी, महेश्वर साड़ी, महुआ बारी पान और नागपुरी संतरा, ये याद रखना है। अब हम देखते हैं कुछ नवीनतम जीआई टैग मिले हैं ना, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देख लेते हैं। तो जो सरबती गेहूं है, सरबती गेहूं सीहोर और विदिशा जिले में उगाई जाने वाली गेहूं की एक क्षेत्रीय किस्म है। इस गेहूं की चपाती में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सरबती गेहूं को आवेदन क्रमांक 699 के संदर्भ में जीआई टैग जारी किया गया है। सरबती गेहूं की फसल कहाँ होती है? सीहोर और विदिशा जिले में। गौड़ पेंटिंग की बात करें तो जीआई आवेदन क्रमांक 701 के संदर्भ में मध्य प्रदेश की गौड़ पेंटिंग को पंजीकृत किया गया है। बटीक प्रिंट है जो उज्जैन की, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। सुंदरजा आम एक अनूठी आम की प्रजाति है। इसमें अनूठी सुगंध और स्वाद होता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया है। हस्त निर्मित कालीन की बात करें तो ये ग्वालियर से संबंधित है, और लोह शिल्प जो है वो डिंडोरी से संबंधित है। हैंडलूम साड़ियाँ जो हैं वो बालाघाट से संबंधित है। मुरैना की गजक मुरैना से संबंधित है। और पत्थर शिल्प जो है, जबलपुर का पत्थर शिल्प भेड़ाघाट से मिलने वाले संगमरमर पर केंद्रित है। इस हस्तशिल्प में भगवान की मूर्तियां, नक्काशीदार पैनल, सजावटी वस्तुएं और बर्तन बनाए जाते हैं। इसे आवेदन क्रमांक 710 के संदर्भ में जीआई टैग दिया गया है। सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को 31 जनवरी 2023 को जीआई प्रमाण पत्र जारी किया गया है। सरबती गेहूं और गौड़ पेंटिंग को जीआई प्रमाण पत्र 22 फरवरी 2023 को जारी किया गया है। डिंडोरी की लोह शिल्प, उज्जैन की बटिक प्रिंट्स, ग्वालियर के हस्त निर्मित कालीन, बारा सिवनी की हैंडलूम साड़ी और जबलपुर के पत्थर शिल्प को जीआई प्रमाण दिनांक 31 मार्च 2023 को जारी किया गया है। तो तारीखें तो अभी तक पूछी तो नहीं गई हैं, लेकिन अपने पढ़ ली है एक बार कि अगर आ सके तो आ जाए। उज्जैन में महाकाल लोक बनाया जा रहा है। महाकाल लोक पौराणिक सरोवर रुद्रसागर के किनारे विकसित किया गया है। कहाँ पर? पौराणिक सरोवर जो है रुद्रसागर, उसके किनारे। इस कॉरिडोर के प्रथम चरण का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, और शिव शक्ति और अन्य धार्मिक किस्सों से जुड़ी लगभग 200 मूर्तियां और भित्ति चित्र के द्वारा इसे सजाया गया है। यहाँ देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण चीजों को और देखते हैं। सलकनपुर सीहोर में बनेगा देवी लोक के लिए एक ईंट आपके घर की अभियान चलाया गया है। सलकनपुर में जो देवी लोक बनना है ना सीहोर जिले में, उसमें एक अभियान चलाया गया है, एक ईंट आपके घर की। श्री राम राजा लोक ओरछा में स्थित राम राजा मंदिर के प्रांगण में बनाया गया है। इस मंदिर को ओरछा नरेश भारती चंद ने बनवाया था। तो पूछा जा सकता है कि ओरछा का राम राजा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ओरछा नरेश भारती चंद्र ने करवाया था। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और प्रतिदिन गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है।
चित्रकूट के घने जंगल में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंबा समय यहाँ बिताया था, इसलिए यहाँ पर भव्य वनवासी लोक बनाना प्रस्तावित है। पीताम्बरा महालोक दतिया शहर में स्थापित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ पर बनाया गया है। कौन सा? पीताम्बरा माईलोक। कहाँ पर? दतिया शहर में। इसी श्री गोलोकवासी स्वामी जी महाराज ने इस स्थान पर बगलामुखी देवी और धूमवती माता की स्थापना की थी। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, जिनका जन्म इंदौर के जानापाव के पास माना जाता है, इसलिए यहाँ पर परशुराम लोक की स्थापना की जा रही है। जुगल किशोर जी मंदिर का निर्माण पन्ना के बुंदेली राजा हिंदूपति सेन ने अपने शासनकाल के दौरान किया था। इसी मंदिर में के प्रांगण में जुगल किशोर लोक बनाना प्रस्तावित है। तो पन्ना के जुगल किशोर। मुरैना के एंती पर्वत पर स्थित शनिधाम के पास शनिलोक का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? मुरैना में। शनिधाम में त्रेतायुगीन शनि मंदिर है। शनि लोक का तोरण द्वार नागर शैली में बनेगा। उदयपुर मंदिर कॉरिडोर का निर्माण उदयपुर में स्थित भगवान नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के निकट होगा। इस मंदिर का निर्माण परमार राजा भोज के पुत्र उत्यादित्य ने करवाया था। तो उदयपुर मंदिर कॉरिडोर का निर्माण उदयपुर में स्थित भगवान नीलकंठेश्वर मंदिर के निकट हो रहा है। और नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज के पुत्र उदयदित्य ने करवाया था। अद्वैत लोक की बात करें तो ये अद्वैत लोक जो है, अद्वैत वेदांत के दर्शन के विभिन्न मूल्यों से परिचित कराने के लिए शंकर संग्रहालय का निर्माण किया गया है। अब हम ये जो लोक है ना, अलग अलग इसको मैप में देख लेते हैं। तो ये मैप है, आप देखेंगे एक एक करके। देखो, द्वारकाधीश लोक जो है, ये है द्वारकाधीश लोक, ये ग्वालियर जिले में बनाया जा रहा है। वहीं भादवा माता लोक जो है वो नीमच जिले में, और परशुराम लोक जो है जानापाव पहाड़ी इंदौर। बाबा बैजनाथ लोक आगरमालवा में, और उदयगिरी मंदिर कॉरिडोर उदयगिरी ग्राम विदिशा जिले में। शनि लोक जो है वो मुरैना जिले में बनाया जा रहा है, शनि लोक। पीताम्बरा माई महालोक जो है वो दतिया जिले में। कहाँ पर? दतिया जिले में पीताम्बरा माई महालोक। और रतनगढ़ वाली माँ का अद्भुत लोक बनाया जा रहा है सेवड़ा दतिया जिले में। श्री राम राजा लोक जो है वो ओरछा निवाड़ी जिले में। और जुगल किशोर लोक जो है वो पन्ना जिले में बनाया जा रहा है। बनवासी रामलोक चित्रकूट सतना जिले में। कहाँ पर? बनवासी रामलोक चित्रकूट सतना जिले में बनाया जा रहा है। नर्मदा लोक जो है ये अमरकंटक अनूपपुर जिला नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के निकट बनाया जा रहा है, नर्मदा लोक। नमामि नर्मदा कॉरिडोर जो है जबलपुर में निर्मित नदी के किनारे स्थित है, नमामि नर्मदा कॉरिडोर। महाराणा प्रताप लोक भोपाल जिले में बनाया जा रहा है। और देवी लोक जो है वो सलकनपुर सीहोर में बनाया जा रहा है। भीलट देव लोक कॉरिडोर जो है वो नांगलबाड़ी बड़वानी जिले में बनाया जा रहा है, भीलट देव कॉरिडोर। और नवग्रह कॉरिडोर जो है खरगोन जिले के कुंदा नदी के किनारे बनाया जा रहा है, नवग्रह कॉरिडोर। देवी अहिल्याबाई महालोक महेश्वर के खरगोन जिले में बनाया जा रहा है, देवी अहिल्याबाई महालोक। अद्वैत लोक जो है वो ओमकारेश्वर खंडवा में बनाया जा रहा है, अद्वैत लोक। और माँ ताप्ती कॉरिडोर जो है वो मुल्ताई बैतूल जिला माँ ताप्ती के उद्गम स्थल के निकट बनाया जा रहा है, माँ ताप्ती कॉरिडोर। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में जो प्रमुख स्थापित प्रतिमाएं हैं उनके बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण है जो स्टैचू ऑफ वननेस, इसके बारे में देख लेते हैं। ओमकारेश्वर में ओमकार पर्वत पर स्थित आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री चौहान द्वारा किया गया और अद्वैत धाम की आधारशिला रखी गई। एकात्मकता की प्रतीक इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। इसके शिल्पकार भगवान रामपुरे हैं और इनकी पेंटिंग के चित्रकार वासुदेव कामत हैं। यह मूर्ति उनकी आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभिक वर्षों की प्रतिमा है। तो स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध आदि गुरु शंकराचार्य से है। 108 फीट ऊंची मूर्ति है, ओमकारेश्वर में लगाई गई है, इतना याद रखना है। अब हम देखते हैं धन्वंतरी की प्रतिमा।
भोपाल शहर में देश में एकमात्र सागौन से बनी धन्वंतरि की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो धन्वंतरि की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? भोपाल शहर में। किससे बनी है? सागौन से बनी हुई है। विशाल शिवलिंग की बात करें तो उज्जैन में 21 फीट ऊंचा शिवलिंग से बनाया जा रहा है। शिवलिंग का निर्माण मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा कराया जा रहा है। 1500 से अधिक शिवलिंग को मिलाकर 2100 फीट ऊंचा 18 फीट चौड़ा एक शिवलिंग तैयार किया जाएगा। तिरुपति बालाजी की मूर्ति खंडवा में देश की सबसे ऊंची तिरुपति बालाजी की मूर्ति स्थापित की जा रही है। कहाँ पर? खंडवा में। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण जो है वो सागर में किया गया है। कहाँ पर? सागर में। महाराजा छत्रसाल की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महाराजा छत्रसाल का विशाल स्मारक छतरपुर के मऊ सहानिया में छत्रसाल समाधि स्थल पर बनवाने की घोषणा की गई है। महाराजा छत्रसाल की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महाराजा छत्रसाल का विशाल स्मारक छतरपुर के मऊ सहानिया छत्रसाल समाधि स्थल पर बनवाने की बात की गई है। भगवान परशुराम की जो मूर्ति है 108 फीट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा कटनी जिले के विजय राघवगढ़ स्थित हरिद्वार धाम में लगाई जा रही है। तो कहाँ पर स्थापित की जाएगी भगवान परशुराम की मूर्ति? ये की जाएगी कटनी जिले के विजय राघवगढ़ में। कितने फुट ऊंची है? 108 फुट ऊंची। अहिल्याबाई होलकर प्रतिमा जो है वो ग्वालियर में बनेगी, है ना। और रानी दुर्गावती वीरांगना दुर्गावती का जो भव्य स्मारक जबलपुर में मदन महल के निकट बनाया जा रहा है। रानी पद्मावती की बात करें तो इनकी भव्य प्रतिमा का निर्माण मनु आभान टेकरी भोपाल में किया जा रहा है। कहाँ पर? मनु आभान टेकरी भोपाल। राजा हृदय साय नरसिंहपुर जिले के केरपानी में राजा हृदय साय की 11 फीट ऊंची अष्टधातु से निर्मित मूर्ति का अनावरण किया गया है। किसका? राजा हृदय साय। अमृता देवी बिश्नोई की बात करें तो शहीद अमृता देवी बिश्नोई की प्रतिमा इंदौर में अमृता देवी बिश्नोई पार्क में स्थापित की गई है। टांटिया मामा टांटिया मामा के बलिदान दिवस के अवसर पर 4 दिसंबर को इंदौर के भंवरकुआ चौराहा पर प्रतिमा का अनावरण किया गया है टांटिया मामा का। और रानी लक्ष्मीबाई की जो प्रतिमा है 21 फीट ऊंची वो ग्वालियर में स्थापित की जा रही है। पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो इंदौर में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। भगवान राम की जो प्रतिमा है 111 फीट ऊंची प्रतिमा गुना जिले में भगवान राम की 111 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। स्वर्गीय सुषमा स्वराज की ब्रिटिश विदिशा टाउन हॉल में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हेमू कालानी की बात करें तो देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा भोपाल में मनुआ भान टेकरी पर लगाई जा रही है। और माँ सबरी की प्रतिमा जो है सतना जिले में माँ सबरी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो ये तो थी कुछ प्रतिमाएं। अब हम देखते हैं नवीन पार्क और जो क्लस्टर बनाए गए हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जियोलॉजिकल पार्क की बात करते हैं। यह जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लमहेटा गांव में बनाया जा रहा है। भारतीय सिविल सेवा अधिकारी विलियम सिलीमेन ने लम्हेटा में पहली बार डायनासोर जीवाश्म एकत्रित किए थे। और जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जो सतत तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को आगे बढ़ाता है और वहां रहने वाले लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करता है। तो जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर जिले के नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में बनाया जा रहा है। इतना याद रखना। बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी पार्क की बात करें तो प्रदेश के पहले बायोटेक्नोलॉजी पार्क को नीमच जिले के जावद में के अमली भाट और बरखेड़ा गांव में शिलान्यास किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क में ड्रग डिस्कवरी प्रयोगशाला के 8 उच्च स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। फुटवियर क्लस्टर की बात करें तो धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में फुटवियर क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? धार जिले के पीथमपुर में फुटवियर क्लस्टर स्थापित किया जाएगा, धार जिले के पीथमपुर में। इको टूरिज्म पार्क सतना जिले के नागौद में लगाया जा रहा है इको टूरिज्म पार्क। और पीएम मैत्री टेक्सटाइल पार्क जो है ये धार जिले के गंधवानी के भैंसोला गांव में पीएम मैत्री टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर? धार जिले के गंधवानी के भैंसोला गांव में पीएम मैत्री टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी।
स्टार्टअप पार्क इंदौर शहर में स्टार्टअप पार्क इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया जा रहा है। इंदौर शहर में स्टार्टअप पार्क इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया जा रहा है। मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो मध्य प्रदेश के में देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क जो है उज्जैन में लगाया जा रहा है। कहाँ पर? उज्जैन में। भोपाल में स्थित ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास के नाम से रखा गया है। किसका? ग्लोबल स्किल पार्क का जो नाम है संत शिरोमणि रविदास के नाम से रखा गया है। ग्लोबल स्किल पार्क का नाम भोपाल में स्थित है जो। इको पार्क की बात कर लेते हैं। क्या होता है इको पार्क? मध्य प्रदेश का पहला इको पार्क जो है वो रीवा में है, जिसे बीहड़ नदी के तट पर बनाया गया है। इस पार्क के निर्माण में वन विभाग और इको टूरिज्म का सहयोग रहा है। इको पार्क में जिप लाइन, स्काई साइकिलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कमांडो क्रॉसिंग, बर्मा ब्रिज, रोप कोर्स, छोटे बच्चों के लिए अत्याधुनिक झूले के साथ कई मनोरंजक सुविधाएं शामिल होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर का विकास किया जा रहा है। आपको हम बता दें, अगर आप रिवीजन नहीं करते हो ना तो आपके पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। इसके लिए रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो रिवीजन करना पड़ेगा। महिला इंडस्ट्रियल पार्क की बात करें तो प्रदेश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क पीथमपुर में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? पीथमपुर में। भोपाल में एक्का पार्क एवं अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर? भोपाल में एक्का पार्क एवं अनुसंधान केंद्र का। और इंडस्ट्रियल तथा लॉजिस्टिक पार्क जो है ये देवास एवं पीथमपुर में स्थापित किया जा रहा है। देवास एवं पीथमपुर में स्थापित किया जा रहा है इंडस्ट्रियल तथा लॉजिस्टिक पार्क। साथ ही आपको जो है फुटवेयर क्लस्टर भी याद रखना है। धार जिले के पीथमपुर में है ना, तो फुटवेयर क्लस्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं मध्य प्रदेश में विशेष कि क्या क्या है ना, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है मध्य प्रदेश विशेष, तो देखो मध्य प्रदेश में क्या क्या विशेष है इस बार। प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन बन गया है। तो पूछा जा सकता है कि प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय कौन सा बना है, तो उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय बना है। प्रदेश का पहला पंप स्टोरेज प्लांट इंदिरा सागर बांध पर बनाया जाएगा। तो कहाँ पर बनाया जाएगा? पंप स्टोरेज पार्क वो जो प्लांट है इंदिरा सागर बांध पर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम राइज स्कूल भवन का लोकार्पण गुलाना में किया गया है, जो कि शाजापुर में है। तो प्रथम सीएम राइज स्कूल का भवन का लोकार्पण कहाँ किया गया है? शाजापुर में किया गया है, गुलाना में। प्रदेश का पहला सुपर स्पेशलिस्ट वेटनरी अस्पताल कूनो पालपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य में बनाया गया है। पहला सुपर स्पेशलिटी वेटरनरी अस्पताल कूलो पानपुर में राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है। मध्य भारत के पहले खिलौना टॉय क्लस्टर की वर्चुअल उद्घाटन इंदौर में किया गया। और मध्य प्रदेश में का पूर्णतः स्मार्ट मीटर वाला पहला शहर जो है वो महू इंदौर बन गया है। स्मार्ट मीटर वाला पहला शहर कौन बना है? महू इंदौर बना है। मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ ग्वालियर जिले में किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ग्वालियर में। और प्रदेश की पहली आलू बीज उत्पादन की एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब ग्वालियर में स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला दमोह जिले में स्थापित की गई है। कहाँ पर? दमोह जिले में। मध्य प्रदेश का प्रथम एथेनॉल प्लांट बालाघाट औद्योगिक क्षेत्र खापा में जिले में शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट बालाघाट औद्योगिक क्षेत्र खापा में शुरू किया गया है।
आपको एक बार और बता दें, रिवीजन नहीं करोगे ना तो चीज़ें हाथ में आने वाली नहीं है, इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रदेश के शहडोल जिले में एशिया की सबसे बड़ी क्लाइंबिंग बाल देश में स्थापित की गई है। तो प्रदेश के शहडोल जिले में एशिया की सबसे बड़ी क्लाइंबिंग बाल देश में स्थापित की गई है। निवाड़ी बना प्रदेश का दूसरा हर घर जिला जल वाला, है ना। पहला कौन सा है? बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब भोपाल जिले में स्थापित की गई है, और प्रदेश में पहला नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसी का थाना जो है वो भोपाल में ही खोला गया है। प्रदेश का सबसे ऊंचा एटीसी टावर राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में स्थापित किया गया है। एटीसी टावर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। और प्रदेश का पहला सरकारी वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम भोपाल में तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला 100% सिंचित जिला जो है वो हरदा बन गया है। तो हरदा जिला मध्य प्रदेश का 100% जिला बन गया है सिंचाई के मामले में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर प्रदेश की पहली टाइगर सफारी जो है वो पचमढ़ी में शुरू की गई है। किस पर? पीपीपी के आधार पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर। प्रदेश की पहली नगर पालिका मुल्ताई बैतूल बन गई है, जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं टैक्स वसूल करेंगी। और प्रदेश के पहला पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ जो है वो बैतूल जिले में किया गया है। प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? बैतूल जिले में। और प्रदेश की जो पहली नगर पालिका बनी है मुल्ताई, जहां पर टैक्स वसूली का कार्य कौन करती हैं? स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करती हैं। वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर को 100% जोड़ने वाला प्रदेश का पहला जिला बुरहानपुर बन गया है। वहीं अमृत सरोवर निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला है बुरहानपुर। तो अमृत सरोवर निर्माण के लक्ष्य को भी पूरा किया है, साथ ही वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड को लिंक किया है सबसे पहले बुरहानपुर ने। ये तो अभी हमने देख लिया है। विक्रम विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का ऐसा पहला ग्रीन विश्वविद्यालय होगा जो 100% सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली का उत्पादन कर यूनिवर्सिटी के भवनों को रोशन करेगा। प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल MITS इंजीनियरिंग कॉलेज में खोला गया है। इसके मुख्य ट्रस्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ड्रोन स्कूल में 3 महीने से लेकर 1 साल तक के कोर्स संचालित होंगे। एथेनॉल प्लांट में गन्ना, मक्का, सूखे चावल और किसी भी खाद्यान्न के बचे हुए कचरे का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रोड्यूस होने वाले जैविक ईंधन एथेनॉल को पेट्रोल और डीजल में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है एथेनॉल प्लांट में। नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है खंडवा में इंदिरा सागर बांध के पास 525 मेगावाट की पंप स्टोरेज बिजली परियोजना की निर्माण की योजना बनाई गई है। और प्रदेश का पूर्णतः स्मार्ट मीटर वाला दूसरा शहर बन गया है खरगोन। पहला शहर है महू इंदौर, है ना। तो पूर्णतः स्मार्ट मीटर वाला पहला शहर है महू इंदौर, और दूसरा बन गया है खरगोन। अब हम बाघ गणना को देख लेते हैं। तो वर्ष 2022 की गणना के अनुसार देश में कुल बाघों की जो संख्या है 3682 हो गई है। तो 2022 की जनगणना के अनुसार देश में बाघों की जो कुल संख्या है 3682 हो गई है। यह गणना 19 राज्यों में सर्वे कर तैयार की गई है, जबकि वर्ष 2018 में यह संख्या 2967 हुआ करती थी। इस हिसाब से गत गणना से 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। देश में अब तक बाघों की गणना कुल 5 बार की जा चुकी है, और सर्वप्रथम यह गणना 2006 में की गई थी। प्रति 4 वर्ष के अंतराल से यह गणना की जाती है। 5वीं गणना रिपोर्ट वर्ष 2022 में जारी की गई है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा तैयार की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई के मौके पर उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व से बाघ गणना रिपोर्ट 2022 सार्वजनिक की गई है। इस गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व में बाघों की सर्वाधिक संख्या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में है। तो सर्वाधिक संख्या बाघों की मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलेगी? बांधवगढ़ में। वहीं मध्य प्रदेश में 2022 की जनगणना गणना के अनुसार
कुल बाघों की संख्या 785 है, जबकि यह संख्या वर्ष 2018 में गणना में 526 हुआ करती थी। तो मध्य प्रदेश में 785 हो गए हैं बाघ, और देश में कुल कितने हो गए हैं? 3682। कार्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें तो अगर हम किसी एक टाइगर रिजर्व की बात करें तो देश में सर्वाधिक टाइगर कार्बेट टाइगर रिजर्व में मौजूद है, देश में, है ना। वही मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ में, जबकि उत्तराखंड में 2022 की गणना के अनुसार कुल बाघों की संख्या 560 है। यह वर्ष 2018 में 442 थी। 2006 से 2022 तक मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या, तो 2006 में 300 थी, उसके बाद कुछ गिरावट देखने को मिली और फिर 308 हो गई, और फिर 526 हुई 2018 में, और 2022 में 785 है। लैंडस्केप 22 टाइगर रिपोर्ट 2022, तो 4 वर्ष के अंतराल से देश के सभी टाइगर रिजर्व में प्रबंधन और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन भारत सरकार विषय विशेषज्ञों से कराती है। इस रिपोर्ट में देश के टाइगर रिजर्व को 4 कैटेगरी में बांटा गया है: उत्कृष्ट, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छा, गुड और स्वच्छ, फेयर। एक्सीलेंट में 90% या उससे अधिक शामिल होता है, वेरी गुड में 75 से 90, और गुड में 60 से 74, वहीं फेयर में 50 से 59 शामिल है। उत्कृष्ट श्रेणी में शामिल देश के प्रमुख टाइगर रिजर्व में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है पेरियर टाइगर रिजर्व का, जो कि केरल में है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। द्वितीय स्थान सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश एवं बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक को संयुक्त रूप से मिला है, और तृतीय स्थान जो है वो नागरहोल टाइगर रिजर्व को दिया गया है, कर्नाटक के। तो ये जो लैंडस्केप 22 टाइगर रिपोर्ट है, इसमें 4 कैटेगरी है ना, टाइगर रिजर्व की, और एक है उत्कृष्ट, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है पेरियर टाइगर रिजर्व को। दूसरे स्थान पर रहा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, और तीसरे स्थान पर रहा है नागरहोल टाइगर रिजर्व, कर्नाटक। एक्सीलेंट सूची में 91.67 स्कोर के साथ कान्हा टाइगर रिजर्व 5वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को दूसरे स्थान के साथ एक्सीलेंट कैटेगरी में रखा गया है। पेच बांधवगढ़ पन्ना टाइगर रिजर्व को वेरी गुड श्रेणी में रखा गया है, और संजय टाइगर रिजर्व को गुड श्रेणी में रखा गया है। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं जो इस प्रकार हैं। तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में, उनको देख लेते हैं। अभी तक वर्तमान में 7 ही हैं। देखो, पहला टाइगर रिजर्व है पन्ना टाइगर रिजर्व, ये छतरपुर पन्ना जिले में है। संजय डुगरी टाइगर रिजर्व ये सीधी जिले में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये उमरिया जिले में है, और कान्हा किसली टाइगर रिजर्व ये मंडला बालाघाट में है। पेंच इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व छिंदवाड़ा में है, और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो नर्मदापुरम जिले बुरहानपुर में है, सॉरी होशंगाबाद में है, बुरहानपुर नहीं है ना। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये सागर, दमोह और नरसिंहपुर में फैला हुआ है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इस प्रकार से कुल 7 टाइगर रिजर्व जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। देखो, पन्ना टाइगर रिजर्व छतरपुर पन्ना, संजय डुगरी टाइगर रिजर्व सीधी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया, कान्हा किसली टाइगर रिजर्व मंडला बालाघाट, पेंच इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व छिंदवाड़ा सिवनी, और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम, वीरांगना टाइगर रिजर्व सागर, दमोह, नरसिंहपुर। टाइगर रिजर्व की अधिसूचना सितंबर 2023 को जारी की गई। तो कब जारी की गई टाइगर रिजर्व की अधिसूचना? सितंबर 2023 को। इस नवीन टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के रूप में लगभग 1414 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को शामिल किया गया है। यह देश का 54वां एवं प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला की बात कर लेते हैं। तो ये एक भारतीय प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी थे। आपने बाघों के संरक्षण के लिए काफी लोकप्रिय कार्य किए हैं, जिस कारण आपको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत सरकार ने
1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व की शुरुआत की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को मैसूर कर्नाटक में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस पहल शुरुआत की है। तो 1 अप्रैल 1973 की जो डेट है वो याद रखनी है। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की जो है वो शुरुआत की गई थी। प्रारंभिक परीक्षा मध्य प्रदेश एवं भारत की अर्थव्यवस्था जो इकाई 6 है उसके भी वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यूनिट 6 के जो वीडियो हैं वो आपको जल्द ही देखने को मिलने वाले हैं। और ये हम निर्माण आईएएस की जो बुक आती है ना, दर्पण इकाई 6 भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसको देखने वाले हैं। इसमें 1175 के आसपास एमसीक्यू भी देखेंगे और नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार ये बुक बनाई जा रही है।